हो जाए बस। आज की ये जो वीडियो है शायद पैसिव वॉइस की अपनी लास्ट वीडियो होगी। मैं इस पर ऑलरेडी 3 या 4 वीडियो बना चुका हूँ। तो पैसिव वॉइस की ये आखिरी सीरीज़ है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो सारा कंटेंट प्रोवाइड कराने की जो आपके एग्ज़ाम में जिस लेवल के पैसिव आ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने कई क्वेश्चंस भी किया, तो अभी अपन डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में, ठीक है। यहीं पे जैसे ऑनलाइन वाले बच्चे भी अपने देख सकेंगे। हाँ, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था आपका, इट इज टाइम टू प्ले चेस। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव के पैसिव क्या होते हैं, ये मैंने अपने पुराने वीडियो में बता दिया है, आप इसको समझ लीजिए। इट इज टाइम, ये वर्ड देख रहे हैं, इट इज टाइम, ये फ्रेजेस है। अब कुछ बच्चों को हो सकता है कि फ्रेजेस समझ में ना आए, तो फ्रेजेस को अपन कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। बस अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना, क्योंकि वरना टॉपिक चेंज हो जाएगा हमारा। बाकी के वीडियो में देख लें फ्रेजेस के बारे में। इट इज टाइम, ये एक फ्रेजेस है, और फ्रेजेस जो होते हैं वो एज इट इज रहते हैं पैसिव में। 2 + V1 इसको हम इंफिनिटिव कहते हैं। हमें इसका पैसिव बनाना है, सिंपल है। फ्रेजेस का ये एक्टिव है, ये पैसिव। इसका पैसिव जब हम बनाएंगे तो सेम यही रहेगा, इट इज टाइम, ठीक। अब चूंकि इंफिनिटिव का पैसिव हमें बनाना है, तो डायरेक्ट हम टू बी प्लेड तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस वर्ब का डूअर दिया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है, ठीक है। इट इज टाइम टू प्ले चेस, ये चेस खेलने का समय है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमें पहले लिखना पड़ेगा, लेकिन हम किसके साथ लिखेंगे? टाइम और चेस, ये दोनों एक साथ लिख नहीं सकते, क्योंकि टाइम और आपका चेस दोनों नाउन हो जाएंगे, और दो नाउन एक साथ इंग्लिश में कभी नहीं लिखे जाते, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, एक साथ नाम आ जाए कभी, जैसे राम लखन, है ना, ये 2 वर्ड है, मानकर चलिए ये 2 वर्ड है, राम लखन, दोनों ही नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक। अब ये इस कंडीशन में क्या है, ये एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति हो गया ना। अब ये अब ये 2 व्यक्ति हो गए, राम अलग हो गया, लखन अलग हो गया, तो उसी कंडीशन में ये है 2 नाउन हो जाएंगे, टाइम और चेस। तो उस कंडीशन को अलग अलग करने के लिए हमें प्रपोजिशन फॉर लेना पड़ेगा। इट इज टाइम फॉर, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट चेस आ गए दोनों, और जो पैसिव है उसका मैंने बताया था, जो इंफिनिटिव होता है, टू का टू भी हो जाएगा और प्ले का प्लेड हो जाएगा। इट इज टाइम फॉर चेस टू बी प्लेड। अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहता है। दो सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट होते हैं, उसको हम इट इज टाइम का इट इज टाइम लिखेंगे, फिर फॉर प्रपोजिशन सिर्फ फॉर केवल यही रहेगी और कोई दूसरी प्रपोजिशन नहीं होगी, ठीक है। तो फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर ये जो इंफिनिटिव है उसका पैसिव बन जाता है। सिर्फ हमारा जो पैसिव बनेगा वो इस वर्ड का बनेगा, टू बी प्लेड, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। इट इज टाइम टू learn English, चलिए, to learn English, it is time to learn English, है ना। तो सेम रहेगा, it is time का it is time रहेगा, it is time for preposition, it is time for English, और जो पैसिव है ये इंफिनिटिव है, इसका पैसिव बनेगा, टू का टू भी हो जाएगा, learn का learn हो जाएगा, ठीक है। it is time और इंग्लिश टू बी लर्न। एक और बात बता दूं, ये फ्रेजेस हैं, ये ऐसे ही रहेगा। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में ये कुछ इस तरह से आ गया, सपोज क्वेश्चन ये आया और ऑप्शन में आपको अगर उसने इट इज का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, इट्स टाइम ऐसे कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। फ्रेजेस कभी जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। छोटा सा था, समझ में आ गया होगा, आपका क्वेश्चन था तो मैंने लिखा दिया। चलिए अब आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। पार्टिसिपल जानते हैं आप लोग बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? अभिषेक ने जो क्वेश्चन पूछा था वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसमें समझ लीजिए, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है बच्चों, उसके लिए आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना नहीं आएगा तो उसके पैसे नहीं आएंगे, है ना। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि
पैसिव को ऐसे एक्टिव से पैसिव तो कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो एरर फाइंडिंग वाले पैसिव होते हैं वो कैसे बनते हैं? एरर फाइंडिंग वाले पैसिव को समझने के लिए हम कुछ अलग सी चीजें मैं बताता हूं आपको, हिंदी में भी स्टार्ट कराता हूं मैं आपको। जैसे कि आप ले लें प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं मालूम है किसी को? आईजी वाली फॉर्म में मैंने वीडियो बना दिया हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इस पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं तो आप देख सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म को कहते हैं। आईएनजी वाली फॉर्म तीन तरह से काम करती है, नाउन जेरंड का काम करती है, मेन वर्ब का काम करती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करती है। तो उसको हम पैसे में जब आता है तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा इसको मैं आपको हिंदी में बताता हूं। जैसे मैंने लिखा, हिंदी में जल्दी समझ लेंगे, पिटने पर वह हंसता है। सेकंड है डांट खाने पर भी वह यहाँ नहीं आता है। ये दो सेंटेंस है, इनको समझने के लिए पहले ध्यान से समझ लीजिए एक्टिव और पैसिव होते क्या है वो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। एक्टिव वो होते हैं, एक्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, डूअर जैसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट काम करता है। और पैसिव वो होते हैं जिस पर काम किया जाता है ना। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, जैसे मैंने कहा राहुल टीचेस इंग्लिश, राहुल इंग्लिश पढ़ाता है, तो यहाँ पे पढ़ाने का काम राहुल करता है, तो राहुल डूअर हो गया, यानी कि एक्टिव वॉइस हो गया। इसी को देखिए, राहुल इज टॉट इंग्लिश, राहुल को इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर राहुल पर काम हो रहा है ना कि राहुल कर रहा है, तो ये हो गया पैसिव। एक और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। टीच वर्ब का डूअर कौन है? आई, तो आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इसका पैसिव, इसी को अगर इस तरह से कहा जाए, आई एम टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। पहले मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं डूअर हूँ, उसमें काम कर रहा हूँ। सेकंड में आई एम टॉट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, यानी कि टीच वर्ब का डूअर कोई और है, मैं तो मुझ पर काम होता है, ऑब्जेक्ट। ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर ये डिफरेंस समझ में आ गया तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, पिटने पर वह की जगह में यहाँ नाम लिख देता हूं तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। एक नाम ले लेते हैं अपन, रवि। पिटने पर रवि हंसता है। अब ध्यान से देखिए, हंसने का काम तो रवि का है, लेकिन पिटने का काम रवि का नहीं है। रवि तो पिट रहा है, यानी कि इस वर्ब का डूअर कोई और है, तो ये बनेगा पैसिव, ठीक है ना। ये तो सीधा सीधा प्रेजेंट सिंपल हो गया, रवि लव्स, है ना। अब इसको देखिए, पिटने पर, तो इसके लिए बीइंग बीटन, पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है। बीइंग बीटन रवि लाफ्स। अब इस वर्ब का डूअर ये है, लेकिन इस वर्ब का पीटने का काम रवि ने नहीं किया, रवि पर काम हुआ है, तो ये पैसिव बनेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है। चाहो तो यहां लिख सकते हो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव होता है। उसी तरह से इस पर देखो, डांट खाने पर भी वह यहां नहीं आता है ना, वह यहां नहीं आता है, इस वर्ब का डूअर तो ये है, तो ये सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। डांट खाने पर, लेकिन डांटा तो इसको जाता है, लेकिन डांटता कौन है? इस वर्ब का डूअर नहीं दिया हुआ, डूअर नहीं दिया हुआ, तो ये पैसिव में जाएगा। बीइंग स्कोल्डेड कॉमा, वह यहां नहीं आता है, तो सीधा सीधा ही एक्टिव। ही डजंट कम हियर, बीइंग स्कोल्डेड ही डजंट कम हियर। आ रहा है समझ में? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ऐसा है
ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लें। क्यों नहीं आ रहा, एक बार फिर से समझ लो। सीधी सीधी बात है कि जब इस वर्ब का डूअर ये ही है तो ये तो एक्टिव वॉइस हो गया, ऐसे ये है इस वर्ब का डूअर कोई और है। पीटने का काम रवि यहाँ पिट रहा है या पीट रहा है, कि रवि यहाँ हंस रहा है तो ये इस वर्ब का डूअर हो गया। लेकिन ये इस वर्ब का डूअर कोई और है तो ये पैसिव में चला जाएगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, और ऐसे इसमें यहाँ पर वह आता नहीं है तो इस वर्ब का डूअर ये हो गया। लेकिन डांट कौन रहा है इसको, इस व्यक्ति को डांट कौन रहा है, वो इसमें दिया हुआ नहीं है तो ये हो गया बीइंग स्कोर्डेड, तो ये पैसिव में चला जाएगा। डांट खाने पर भी, अब यहाँ पे खाने से मतलब आप ई मत कर देना प्लीज, मतलब डांट खान, अच्छा ये वर्ड करना, अच्छा अरे भैया डांट खाने देना, तुम्हें डांट खानी है क्या, अब इसका मतलब क्या है, डांट में कैसे खाली वाली में सजा कर लाऊंगा तो मैं फिर दूंगा कि लो डांट खा लो, अरे यार रद्द कर दी शर्मा जी। तो डांट खाने का मतलब है कि डांटने पर भी, अब मैं अगर यहाँ पर ये लिख देता ना डांटने पर भी वह यहाँ नहीं आता तो इसका मतलब ये हो जाता, आप ये समझने लगते कि डांटता भी वही है और आते भी वही यहाँ नहीं है, इसीलिए मैंने ये वर्ड लिखना पड़ा मुझे, डांट खाने पर भी वह यहाँ नहीं आता, यानी कि डांट उसको कोई और खिलाता है, डांटता है उसे कोई लेकिन वह यहाँ नहीं आता है। ठीक है, एक और नहीं, एक और देख लेते चलो। सजा देने पर भी वह मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा रहा था, ये कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है, बस हमारा जो पैसे बनेगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही बनेगा। अब ध्यान से देखो, वह मुस्कुरा रहा था, ठीक है, तो मुस्कुरा तो वह रहा था खुद, तो ये हो गया सीधा सीधा he was smiling, है ना, he was smiling। अब इसको देखो, सजा देने पर भी, अब कोई ऐसा व्यक्ति कि वो अपने आप को सजा भी दे ले और मुस्कुरा भी ले, ऐसा तो होगा नहीं, क्यों नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, सजा उसको देने का काम होगा वो किसी और ने किया होगा, यानी इस वर्ब का डूअर कोई और है, ये तो रिसिपिएंट हुआ, तो उसको इस वर्ब को काम किया जाना, इस पर काम किया जा रहा है, ये काम वो खुद कर रहा है तो सब्जेक्ट हो गया, ये वाला काम उस पर किया जा रहा है यानी ये पैसिव हो गया, पैसिव हो गया तो बीइंग हो जाएगा, बीइंग थर्ड फॉर्म, बीइंग थर्ड फॉर्म, सजा देने पर भी, बीइंग पनिश्ड, बीइंग पनिश्ड ही वाज स्माइलिंग, आगे समझ में, जल्दी नोट कर लो फटाफट, हाँ बस ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे, इस वर्ब का डूअर अक्सर यही होगा, इस वाली वर्ब का, ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव होगा, नोट कर ले फटाफट। ओके चलो, अब लंबा जाएगा ये टॉपिक, इसलिए थोड़ा स्पीड से रखना है, क्लास को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल कितने होते हैं भैया, शाबाश, तीन, कौन कौन से, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये हो गया, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा कौन सा, फ्यूचर, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का पैसिव नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, पास्ट पार्टिसिपल का पैसिव इसलिए नहीं बनता क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं और वो एक एडजेक्टिव का काम करती है, इसलिए उसका पास्ट पार्टिसिपल का पैसिव नहीं बनता है। अब हम थर्ड वाला करने जा रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका पैसिव किस तरह से बनता है उसको भी समझ लीजिए, उसको भी मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, तो ज्यादा सही रहेगा। ये देखिए, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस का हो गया, ऐसे समझ लीजिए, या लिख देता हूं मैं एक्टिव,
हाँ ये है, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया मैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव है ये, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव, ठीक है। तो ये एक्टिव का फॉर्मेट होगा, ये पैसिव का फॉर्मेट होगा इसका। वो क्या होगा, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे समझो, ने के बाद, और इसमें अक्सर आ जाएगा जा वर्ड अक्सर आता है जानी के बाद, ठीक है। अपने हिंदी के लिए मैं समझ सके आप तो ज्यादा सही है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक बार फिर से बता दूं, एक्टिव वो होते हैं जब सब्जेक्ट खुद काम करता है, डूअर उसमें दिया होता है, जो काम करता है वो एक्टिव, और जिस पर काम किया जाता है वो पैसिव, ठीक है। तो करते हैं, जैसे मैंने कहा खाना खाने के बाद वह सो गया, एक सेंटेंस है हमारा। अब ध्यान से समझिए, वह सो गया, ठीक है, ठीक है। इस वर्ब का डूअर ये दिया हुआ है। अब याद रखिए, खाना खाने के बाद यानी भोजन करने के बाद, तो इस वर्ब का डूअर कौन है, इस वर्ब का भी डूअर यही है ना डूअर। जब दोनों वर्ब का डूअर सेम होगा, कॉमन सब्जेक्ट होगा, तो वो हमारा एक्टिव हो गया, है ना। और अगर इस वर्ब का डूअर तो हमेशा यही रहेगा, एक्टिव और पैसिव फॉर्म में, ठीक है। इस वर्ब का डूअर अगर कोई और है तो वो पैसिव, बस छोटी सी बात है। एक बार फिर से समझ लें, जब ये दोनों वर्ब का डूअर सेम होगा, जैसे वह व्यक्ति लिखा हुआ है यहाँ पे, वह की जगह मैं एक नाम लिख लेता हूँ, रवि लिख लेता हूँ, तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे रवि सो गया और रवि नहीं खाना खाया, यानी रवि खाना खाने के बाद रवि सो गया। क्या मैं ऐसे बोलूंगा तो ऑकवर्ड लगेगा, रवि खाना खाने के बाद रवि सो गया, यानी ऑकवर्ड लगेगा। तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, खाना खाने के बाद रवि सो गया, यानी कि सोया भी रवि है और खाना भी रवि ने खाया है ना। जब दोनों वर्ब का डूअर सेम है तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। हैविंग थर्ड फॉर्म से बन जाएगा ये वाला, हैविंग हैड फूड, ठीक है। सॉरी रवि लिखा है तो मैं भी रवि लिख रहा हूं, रवि स्लैप्ट या रवि वेंट टू बेड, कुछ भी कर सकते हैं। ये हैड समझ गए ना, टेकन भी कर सकते हैं यहाँ पे, या हैड भी कर सकते हैं। आप हैड करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टेक टू टेकन थर्ड फॉर्म, ये हैज हैड का थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक और देख लीजिए, पिटने के बाद वह घर चला गया। अब ध्यान से समझ लीजिए, वह घर चला गया, इस वर्ब का डूअर तो ये है। अब इस वाली वर्ब का हमें डूअर देखना है। पिटने के बाद घर गया, अगर ये होता पीटने के बाद वह घर चला गया तो ये एक्टिव हो जाता। अभी क्या हुआ, पिटने के बाद, यानी कि वह घर गया है, पिटने के बाद, बेचारा पहले पिटा है उसके बाद वो घर गया है। तो इस वर्ब का डूअर कोई और है, इस वर्ब का डूअर कोई और है, इसीलिए ये बनेगा पैसिव है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, हैविंग बीन बीटन, हैविंग बीन बीटन, वो घर चला गया, he went to home, he went home, to home नहीं करना, ठीक है ना। पजेसिव एडजेक्टिव अगर होता तब टू आता, he went home आएगा ना, ठीक है। अगर ये होता हुआ अपने घर चला गया, he went to home हो जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो टू लगेगा, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा, डायरेक्ट होम वर्ड दिया हुआ है तो फिर बेयर इंफिनिट सीधा टू नहीं आएगा, सॉरी। समझ में आया। एक और देखो, दूध पीने के बाद यह बच्चा सो गया, ठीक है। अब यह बच्चा सो गया, इस वर्ब का डूअर तो ये है। अब दूध किसने पिया, इसी बच्चे ने सोया, बिल्कुल। क्या यह बच्चा जो है, इसी बच्चे ने दूध पिया, हाँ इसी बच्चे ने दूध पिया, यानी इस वर्ब का दूध पीने का और सोने का, दोनों वर्ब का डूअर सेम सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट है, एक्टिव से बनेगा। तो ये बनेगा हैविंग थर्ड फॉर्म से, हैविंग टेकन या हैड भी कर सकते हैं, हैविंग हैड मिल्क
दिस चाइल्ड slept. Having had lunch, this child slept. समझ में आ रहा है? सीधी सीधी बात है। इस तरह के पैसे में अगर एक्टिव है तो इस तरह से फॉर्मेट रहेगा फर्स्ट वाली क्लॉज का, सेकंड वाले सेंटेंस का अगर पैसिव है ये वाला तो इस फॉर्मेट से बनेगा। छोटी सी बात, कर लीजिए नोट फटाफट। चलो अब बात वही आती है कि एक्टिव और पैसिव सर हमें कैसे पता चलेगा, तो पता भैया सीधा ट्रांसलेशन से चलेगा। अगर आपको ट्रांसलेशन से नहीं आ रहा ट्रांसलेशन करना तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखिए जो एसएससी का क्वेश्चन है। अब मुझे थोड़ा सा उसका टाइम याद नहीं है कब आया है। एसएससी का एक क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा आधा अधूरा है वो क्वेश्चन यार, लेकिन वो इसी वाले का है क्योंकि जब ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था तो उसमें किसी स्टूडेंट ने पूछा था तो वो मुझे याद है, उसको काफ़ी देर तक समझाया था मैंने। तो आप लोग भी समझ लीजिए उसी चीज़ को। अब आप अपने आप बता दीजिएगा एरर वैल्यू कैसे देगी। जैसे क्वेश्चन है आपका having found the guilty of murder, having found the guilty है, sorry, having found guilty, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, स्लैश लगा हुआ है, having found guilty of murder he was sent to jail। so ये क्वेश्चन है। अब आप बता दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे बता दीजिए। having found guilty of murder he was sent to jail। अब देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। he was sent, was के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो पैसिव वॉइस होगा, है ना, ये अंडरस्टूड है। तो ये ऑलरेडी पैसिव है, यानी कि इस वर्ब का डूअर कोई और है। he was sent to jail, उसे जेल भेजा गया है, यानी कि जेल भेजने का काम किसी और ने किया। तो ये तो हमारा he was sent to jail, ये तो ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। having found guilty, क्या इस वर्ब का डूअर भी यही है क्या? having found guilty of murder, मर्डर का दोषी पाए जाने पर, गिल्टी मतलब दोषी अपराधी, मर्डर का दोषी पाए जाने पर he was sent to jail, उसे जेल भेज दिया गया। अब ध्यान से समझिए, क्या ये व्यक्ति अपने आप को ही दोषी भी पाएगा? ये व्यक्ति अपने आप को दोषी पाएगा और अपने आप को जेल भेजेगा? ऐसा तो होगा नहीं होगा। यानी इस व्यक्ति को अपराधी पाया होगा तो किसी पुलिस ने या कोर्ट ने कुछ इस तरह से उसको जहाँ तक है कोर्ट ने जेल भेजा गया, कोर्ट ने उसको गिल्टी पाया होगा तो कोर्ट उसने लिया होगा नहीं। यानी इस वर्ब का डूअर कोई और है, कोई इस वर्ब का डूअर कोई और है, यानी कि पैसे ये आ जाएगा। तो इसमें ये आंसर था हैविंग बीन, ये आंसर था इसका आंसर ए। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर ही वाज सेंट टू जेल, मर्डर का दोषी पाए जाने के बाद ही वाज सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया गया। आया समझ में? अब बात ये आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए भाई सीजीएल के एस्पिरेंट से इतनी तो एक्सपेक्ट की जाएगी कि उसको ये छोटी छोटी चीजें सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना आए और सेंटेंस के ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं। तो ट्रांसलेशंस वाली क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रांसलेशंस वाली क्लास मेरी ज्वाइन करिए, उसमें बच्चों को मैं यही सिखाता हूँ कि ये सेंटेंस के ट्रांसलेशंस कैसे किए जाते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो परेशानी होती है वो यही होती है कि सर सेंटेंस का ट्रांसलेशन ही नहीं कर पाते, और जो स्टूडेंट्स सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाते तो वो अनसीन पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट, ये 3 चीज़ नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी ग्रामर सीख लो आप, कितनी भी आप एक्सपर्ट बन जाओ, अगर आप लोगों को ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और अनसीन पैसेज क्वाइट इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप उसको ट्रांसलेट कर, कि आप उसको सॉल्व कर लें। इसीलिए ट्रांसलेशन जरूर सीखना शुरू करें, क्योंकि ग्रामर ऐसा नहीं है कि जिसमें जैसे 25 नंबर की ग्रामर है तो आप ये समझ लीजिए
जिस पेपर में 25 नंबर की इंग्लिश आ रही है तो 10 नंबर की ग्रामर आती है मैक्सिमम 10-12 की, बाकी अब 13-14 नंबर की आपकी वोकैब और इस तरह की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए अब आपको। ग्रामर के साथ साथ हमें वो भी करना है, और बच्चा उसी को इग्नोर करता है, वो इसी में लगा रहता है। ग्रामर के साथ साथ हमें वो चीज़ भी सीखनी है, ठीक। ग्रामर का लेवल अब ज़्यादा, इसका भी लेवल बढ़ गया है, ट्रांसलेशंस का भी, तो आप उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। जल्दी नोट करें, फटाफट कर लिया। चलिए आगे बढ़ाते हुए, बहुत जल्दी से निकलता है, तो पता ही नहीं चलता, आधा घंटा निकल गया ना। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन वो वीडियो भी हो ही जाती है। नहीं, उसको अभी आपको ऐसा नहीं करना है, उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा वो तो। हाँ बिल्कुल, नहीं अभी आप उसको रहने दीजिए ना। हाँ उस बाद में देख लेंगे उसको। चलो, जैसे मैंने कहा आप कुछ इस तरह करना चाहिए, देखिए everybody believes that Ravi speaks English well. Ravi speaks English well. फिर से देखें, इसका एक्टिव है ये, इसका पैसिव बनाना है। Everybody believes that Ravi speaks English well. ध्यान से समझ लीजिए, ये आपका नाउन क्लॉज दी हुई है, दैट और वेयर वाली जो सेंटेंस होते हैं वो नाउन क्लॉज होते हैं। एक इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। अब चलो, जो बच्चे ऐसे जानते हो वैसे समझ, जो सेंटेंस दैट से जुड़े होते हैं तो वो वाले सेंटेंस हम इट से भी बना सकते हैं। इंट्रोडक्टरी इट, प्रोनाउन वाला इट नहीं होता, वो ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, वो इंट्रोडक्टरी इट होता है। इंट्रोडक्टरी इट अलग होता है, प्रोनाउन वाला इट अलग होता है। वो प्रोनाउन वाले चैप्टर में मैंने समझाया है, देख सकते हैं आप इसका पैसिव इट से भी बना सकते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट, केवल इस है ना, इस वाले सेंटेंस का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसका पैसिव बना सकते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट बाय एवरीबॉडी लिखें या ना लिखें, दैट लगा के पूरा सेंटेंस ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इट से नहीं बनाना है, तो ध्यान से समझ लीजिए। दो सेंटेंस दिए हुए हैं जो दैट से कनेक्ट है, एक सेंटेंस ही है, एक सेंटेंस ही है, तो हमें इस वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना है। इट इज वाला इसमें ऑप्शन में नहीं आता आजकल, सिंपल सा है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से समझ लीजिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर दो क्लॉजेस दिए हुए, दो सेंटेंस दिए हुए, और पहला वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो दूसरा वाला सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में से किसी में भी हो सकता है। और अगर पहले वाली क्लॉज पास्ट में है, जैसे यहाँ बिलीव्ड होता, तो फिर ये वाली क्लॉज भी पास्ट में ही होती। वो पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, कोई सा भी हो सकता है, पास्ट होगी। अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा, लेकिन ये प्रेजेंट है तो ये तीनों में से कोई सी भी हो सकती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। हालांकि अभी दोनों ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसका पैसे बनाना है, तो वो कैसे बनाएगा वो समझ लीजिए। हमें इस वाली क्लॉज से पैसे बनाना है रवि, क्योंकि ऐसा इस वाली फॉर्म प्रेजेंट में है तो रवि इज हो जाएगा। थर्ड फॉर्म हमारी ये है, रवि इज बिलीव्ड। अब ध्यान से देखिए, हमने इंफिनिटिव लगाकर इस वाली वर्ब को इसके साथ एडजस्ट कर दिया, तो इंग्लिश में आएगा। पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देखिए, रवि इज बिलीव्ड टू स्पीक। अब ध्यान से समझ रहे ना बच्चों, ये मेन वर्ब हो गई हमारी, ये इंफिनिटिव हो गई। तो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर मेन वर्ब प्रेजेंट में है तो इस इंफिनिटिव को भी प्रेजेंट में ही कंसीडर किया जाएगा। अगर मेन वर्ब आपकी पास्ट में है तो इस इंफिनिटिव को भी पास्ट में कंसीडर किया जाएगा। लिखिए इसी तरह से जाएगी, ठीक है। जैसे अब ये प्रेजेंट में है, रवि इज बिलीव्ड प्रेजेंट में है तो इसे भी हम प्रेजेंट में ही मानेंगे, ठीक है, पास्ट में नहीं मानेंगे। Everybody believes that Ravi speaks English well. Ravi is believed to speak English well. Everybody लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए।
एवरीबॉडी बिलीव्स, ये तो प्रेजेंट में है, दैट रवि, इसको मैंने पास्ट में कर दिया, रवि स्पोक इंग्लिश वेल, रवि स्पोक इंग्लिश वेल। अब इसका पैसे आप अपना अपना, ये प्रेजेंट में है, मैंने कहा था अगर पहले वाली क्लॉज प्रेजेंट में है तो ये पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों से कोई सी भी हो सकती है, ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये पास्ट में होती तो ये भी पास्ट में। इसका पैसे आप लोग अपने आप। SPOK सेकंड फॉर्म वन स्पीक। चलिए मैं बता देता हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। वही रवि इज प्रेजेंट में है, मेन क्लॉज, रवि सॉरी दूसरा वाला क्लॉज, रवि इज बिलीव्ड, रवि इज बिलीव्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको अपन ने ऐसे कर दिया, टू स्पीक इंग्लिश, वाओ, टू स्पीक इंग्लिश, तो ये तो इसी की जैसा बन गया सेम। तो फिर अंतर ही क्या हुआ, जब ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में हो, दोनों के पैसे एक ही बनते हैं, ये तो होगा नहीं। तो ध्यान से देखिए, जो कह रहा हूं मैं, ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है, यानी एवरीबॉडी बिलीव्स, हर कोई ये मानता था, हर कोई ये विश्वास करता था कि रवि को इंग्लिश बोलना आता था, रवि अच्छी इंग्लिश बोलता था। और इसमें क्या था, हर कोई विश्वास करता है कि रवि अच्छी इंग्लिश बोलता है। ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में थे, तो ये प्रेजेंट से कनेक्ट हो गई, ये वाली अगर प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट से कनेक्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि रवि को तो पहले ही ये काम करना आता था, लोगों को तो बाद में भरोसा हुआ है उस पर, कि हर कोई ये मानता है कि रवि अच्छी इंग्लिश बोलता था, रवि तो पहले से इंग्लिश बोलता था, यानी कि ये काम तो पहले ही होता था ना, पास्ट में होगा। तो कुछ लोगों को अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि 2 + V1 ये प्रेजेंट होता है इंफिनिटिव का, ठीक है, और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ये होता है पास्ट पार्टिसिपल का, ओ सॉरी इंफिनिटिव का, ठीक है। तो फिर इसको हम कैसे करेंगे, रवि इज बिलीव्ड टू हैव, ये पास्ट में हो चुका है ना, ये काम तो पहले ही हो चुका है, ये काम बाद में हुआ है। जब ये काम पहले हो चुका हो, ये काम बाद में हुआ हो, तो ये काम पहले हो चुका है, यानी ये पास्ट हो गया, इंफिनिटिव का पास्ट इंफिनिटिव हो गई, तो पास्ट इंफिनिटिव को लिखा जाता है टू हैव थर्ड फॉर्म से, तो ये हो जाएगा टू हैव स्पोकन, टू, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसका पैसे बनेगा ये, एक बार फिर से समझ लो, अगर पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है, दूसरा वाला सेंटेंस पास्ट में है, और अगर पास्ट दूसरा वाला सेंटेंस, ये वाला काम जब हुआ है इससे पहले हुआ है ना, लोग भरोसा करते हैं, ये तो बाद में करते हैं ना। रवि स्पोक इंग्लिश, रवि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था भाई, वो तो सीबीएसई स्कूल से पढ़ा था, बचपन से ही बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था, वो तो लोगों को भरोसा बाद में हुआ उस पर, है ना, यानी कि ये काम पहले होता था। जो काम पहले हो चुका होता है तो वो पास्ट इंफिनिटिव हो गई, पास्ट इंफिनिटिव बनती है आपकी टू हैव थर्ड फॉर्म से, तो टू हैव थर्ड फॉर्म हो गई। और इसमें क्या हो रहा था, ये दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट के थे हर कोई ये मानता है कि रवि इंग्लिश अच्छी बोलता है, यानी उस वक्त भी बोलता है, उसी वक्त लोगों को भरोसा हुआ, ये दोनों काम प्रेजेंट में है, तो ये आपको प्रेजेंट इंफिनिटिव हो गई, 2 + V1 ये उससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये काम पहले हुआ है तो टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ होगा। आगे समझ में एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको इसी, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करा देता हूं। अगर मॉडल्स आ जाए तो क्या करोगे, ये केवल एक वर्ब चेंज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये केवल, ठीक है। अगर केवल एक मॉडल आ जाए इसमें, जैसे मान लो एवरीबॉडी बिलीव्स दैट रवि कैन स्पीक इंग्लिश, हर कोई ये भरोसा करता है कि रवि अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, मॉडल आ जाए, तो इसका वैसे कैसे करेंगे वो बताओ। मार्कर है, ये भी सही समझ, चलो देख लो, मैं बता देता हूँ। तो
ये इसका पैसिव हो जाएगा, रवि इज बिलीव्ड। इतना तो यही है, प्रेजेंट में रहेगा क्योंकि प्रेजेंट में है, रवि इज बिलीव्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये कैन है, कैन और मे, ये किस कैन में यूज करते हैं, कैन में का पॉसिबिलिटीज के लिए, परमिशन के लिए, इनके लिए यूज होता है। कैन का दूसरा रूप क्या होता है, बी एबल टू, है ना, एबिलिटी शो करते हैं और एबल भी एबिलिटी शो करता है। तो इसको इस तरह से, रवि इज बिलीव्ड टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश वेल, टू स्पीक इंग्लिश वेल, इस तरह से हो जाएगा, रवि इज बिलीव्ड टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। अब इसको आप ये सोच रहे हो कि ये हटाकर अगर अपन ऐसे करते हैं, टू कैन स्पीक इंग्लिश वेल, तो ये तो हम कर नहीं सकते क्योंकि मॉडल्स के बारे में लगता नहीं है, और मॉडल्स के और सब्जेक्ट के बीच में कभी कोई प्रपोजिशन आती नहीं है, यहाँ पर ये आ रही है तो ये कभी वो इंफिनिटिव में क्या होता है, 2+v बनाता है डायरेक्ट, तो 2+v बनाएगा, मॉडल आएगा नहीं, तो इसलिए हम कैन को हटा देंगे। तो इस पोजीशन में इसको लेंगे, ये एडजेक्टिव कैन का काम करेगा यहाँ पर, रवि इज बिलीव्ड टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। ठीक है, यहाँ पर अगर कैन होगा तो ये बी एबल टू से कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रेजेंट का हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ कुड भी, अगर यहाँ कुड होता तो ये प्रेजेंट है, ये कुड हो जाता तो यही हो जाता आंसर, रवि इज बिलीव्ड। ठीक है ना, टू बी एबल टू, क्योंकि टू बी एबल टू ये तो प्रेजेंट पास्ट दोनों को डिनोट कर रहा है, ये वाले सेंटेंस से पता चलेगा मैं सेंटेंस से प्रेजेंट में पास्ट में, ठीक है, पहली वाली क्लोज प्रेजेंट में। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, कहां पर, हाँ वो भी अच्छी बात है। देखो उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर प्रेजेंट में, ये वाला सेंटेंस तो प्रेजेंट में, अगर ये वाला कैन लगा हुआ है जो पेन इसको प्रेजेंट को शो करेगा, अगर यहाँ पर कैन की जगह मॉडल लग जाए विल लग जाए तो फिर क्या करेंगे हम, बहुत अच्छा, शाबाश, अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब इसमें विल लग जाएगा तो हम क्या करेंगे भाई, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, सेम लिखना है, रवि इज बिलीव्ड टू। अब जिस तरह से कैन और कुड का सिनोनिम क्या हो जाता है, बी एबल टू, उसी तरह से, बहुत छोटा है मेरा, विल शेल और वुड, विल शेल का सॉरी क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, विल शेल वुड, ऐसे करो, विल शेल वुड, इनका हो जाएगा टू बी लाइकली टू बी लाइकली टू, उसकी जगह हम ये वर्ड लगा देंगे, टू बी लाइकली टू, क्योंकि विल शेल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, विल शेल और वुड इनका हो जाएगा टू बी लाइकली टू, तो ये विल हट जाएगा यहाँ से, वो यहाँ पर आ जाएगा, राम इज बिलीव्ड टू बी लाइकली टू स्पीक इंग्लिश, पूरा का पूरा ये है, टू स्पीक इंग्लिश वेल, तो वैसे ये हो जाएगा, है समझ में, हाँ ना अलग, ये देखो, कैन हो, मे हो, तो ये वर्ड लगेंगे, कैन का यूज कहाँ करते हैं, कैन में एबिलिटी शो के लिए, कैन का यूज एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, एबल का यूज नहीं करते, तो ये इसका एडजेक्टिव हो, तो हम कैन की जगह ये कर रहे हैं। अब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि टू कैन कर नहीं सकते, टू कैन हम कर नहीं सकते क्योंकि वो अपने साथ टू और इंफिनिटिव लेगा, तो हम टू कैन गलत हो जाएगा। उसी तरह से विल शेल और वुड का बी लाइकली टू हो जाएगा, लाइकली टू, है ना, ये फ्यूचर के लिए डिनोट करते हैं, तो ये बी लाइकली टू, ये फ्यूचर को डिनोट करने वाला एडजेक्टिव है, तो हम फ्यूचर वाला एडजेक्टिव लिखेंगे बी लाइकली टू, बाकी का ये इंफिनिटी से कनेक्ट कर देंगे, इंफिनिटी जो होती है वो वही है, ठीक है। हाँ, जिसको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। वो वन वाला तो मैंने वाले उसमें बता दिया था ना आपको। हाँ उसको भी करके देख लीजिए, उसमें क्या है। हाँ
हाँ इन तीनों का विल शेयर गुड, तीनों के लिए आपको ये यूज कर देना है टू बी लाइकली। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। और कुछ बच्चे ऑनलाइन हैं जिनके हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो मुझे नहीं मालूम, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं कि इसको क्या परेशानी है, किसको कौन से एडजेक्टिव नहीं आते हैं, सॉरी पैसे नहीं आते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। और ट्रांसलेशंस वाली क्लास मेरे चैनल पर अगर आप देख सकते हैं, इंग्लिश में पंकज सर ग्वालियर पर, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, आप ज्वाइन करें। और उसके लिए आपको इनका ट्रांसलेशंस करना ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा। जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, अनसीन पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, ये तीनों चीज़ें केवल वही स्टूडेंट्स कर सकता है जिसको सेंटेंस को ट्रांसलेशन करना रहेगा। आप खुद सोचिए, सेंटेंस अरेंजमेंट को जब तक हमें यही नहीं मालूम होगा कि इनका इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का क्या मतलब है, तो हम उनको अरेंज कैसे करेंगे? दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता है ना। उसी तरह से अनसीन पैसेज को आप ट्रांसलेशंस नहीं कर पाएंगे, तो उसका हाउ डू यू फाइंड योर आंसर्स, उसमें भी नहीं हो पाएगा, तो आंसर ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, और क्लोज टेस्ट तो फिर दोनों के ऊपर जाता है, उसके लिए आपकी ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वोकैबुलरी भी और ट्रांसलेशंस भी। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, दैट्स इनफ फॉर टुडे, धन्यवाद।